माध्य माध्यिका और बहुलक का अपन यदि संबंध देखते हैं तो माध्य और माध्यिका का जितना अंतर होता है उसकी तुलना में माध्यिका और बहुलक का अंतर 2 गुना ज्यादा होता है। और यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये आपकी ये इधर इस प्रकार लिखना है, माध्य और बहुलक का अंतर उससे 3 गुना होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार एग्जाम में कि एक साधारण रूप से असममित बटन, अभी असममित बटन कौन सी बात कर रहे थे, जो ऋणात्मक और धनात्मक वाले थे उसमें बात कर रहे थे। असममित बटन में समांतर माध्य और बहुलक का अंतर, समांतर माध्य और बहुलक का अंतर माध्य और माध्यिका के अंतर से 3 गुना अधिक है, लगभग 3 गुना, एकदम फिक्स की बात नहीं होती है, लगभग 3 गुना है। और इसी के आधार पे सारे वो माध्य माध्यिका बहुलक के संबंध के सूत्र बने हैं। अब यहां पे जैसे लिखा हुआ है x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड बराबर ये x माइनस मतलब माध्य माइनस माध्यिका, तो ये और ये है वो इससे 3 गुना अधिक है, तो इसके बराबर लेने के लिए इसको 3 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब माध्य और बहुलक का अंतर समांतर माध्य और माध्यिका के अंतर से 3 गुना था, तो इनको दोनों को बराबर करेंगे तो इसको 3 से गुणा कर दिया, तो ये सूत्र बन गया माध्य और माध्यिका बहुलक से संबंधित। तो ये सूत्र यदि आपके आए एग्जाम में माध्य माध्यिका और बहुलक से संबंधित तो सही है भी, ये x माइनस एम बराबर x माइनस जेड। इसी चीज को नीचे देखो यहां ये 3 नंबर में, इस 3 नंबर में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी, आप इसको भी ये पढ़ना है, इसको भी ये पढ़ना है, ये टाइपिंग मिस्टेक रह गई थी। तो अब देखो यदि ये जगह यहां लिख दिया और ये यहां लिख दिया, तो इसमें जितना मान जैसे अपन कह रहे हैं कि इनका अंतर 20 आ रहा है, इसका अंतर 40 आ रहा है, तो इसका अंतर कितना आएगा 60। ये कब आएगा, जब माध्य 10 है, माध्यिका 30 है और बहुलक 70 है। बहुलक तो माध्यिका और माध्य का अंतर दोनों में अंतर निकाल रहे हैं तो 20, माध्यिका और इनमें अंतर निकाल रहे हैं तो 40, माध्य और इसमें अंतर निकाल रहे हैं तो 60, माध्य और बहुलक में अंतर निकाल रहे हैं तो 60 आ रहा है। इसका मतलब इनका अंतर इसकी बजाय 3 गुना अधिक होता है। अब मानो कि इसका और इसका मान बराबर करना है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे या इसमें 3 का भाग दे देंगे, 60 में 3 का भाग दे देंगे तो भी 20 आ रहा है, 20 को 3 से गुणा कर देंगे तो भी 60 आ रहा है। तो देखो यहां पर x माइनस जेड बराबर x माइनस एम, तो इसको 3 से गुणा कर दिया ना, इस 20 को 3 से गुणा कर दिया तो क्या आ रहा है 60। तो ये बराबर समीकरण बन गया। यहां पे देखो वही समीकरण लिखा हुआ है, सेम यही बात ऊपर वाली इधर लिख दी, x माइनस जेड सॉरी x माइनस एम बराबर x माइनस जेड बटावा 1/3 लिख दो, या इसमें डायरेक्ट बटावा में 3 लिख दो तो भी वही सूत्र है, तो भी वही सूत्र बन रहा है। अब देखो यहां पर ये x माइनस एम माइनस जेड, तो m माइनस जेड है और ये x माइनस 2, इसकी बराबर इसको करेंगे तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे ना, जैसे x माइनस x माइनस एम बराबर m माइनस जेड, m माइनस जेड, तो इन दोनों को ये इसकी तुलना में आधा ही है या ये इसकी तुलना में डबल है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए या तो जो डबल है उसमें 2 का भाग दे दो, या जो आधा है उसको 2 से गुणा कर दो। तो देखो
ये आधा है तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो बराबर हो गया, तो वो सूत्र बन जाएगा आगे। और x माइनस एम बराबर m माइनस जेड, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो भी बात वही है, या इसको ऐसे लिख देंगे x माइनस एम बराबर m माइनस जेड और इधर 1/2, तो लिखा हुआ है देखो 1/2 ये रहा। तो ऐसे भी अपन सूत्र बना सकते हैं, और आगे इस सूत्र का निष्कर्ष वही रहना है, भी आगे इस सूत्र का निष्कर्ष वही रहना है। आगे जैसे अपन किसी को भी अपन लेके x माइनस एम बराबर m माइनस जेड बटावा 2, तो अपन इसको सूत्र में परिवर्तन करेंगे तो वही आ जाएगा z बराबर 3m माइनस 2x। इसको अपन गुणा करें तो 2x माइनस 2m बराबर m माइनस जेड, पक्षांतरण करेंगे तो z को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, z बराबर m इधर ये 2m को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 2m, और ये 2x है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस 2x, तो z बराबर 3m माइनस 2x, तो ये सूत्र बैठ जाएगा। तो इसका मतलब इससे किसी भी प्रकार अपन कर सकते हैं। फिर अपन आगे वाले को देखते हैं कि इन दो को अपन तुलना करके बनाए, इन दो को तुलना करके बनाए तो m माइनस जेड बराबर x माइनस जेड, तो या तो जैसे ये लिख सकते हैं 2/3, 2/3 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं ये लिख देते हैं, तो भी बात वही है कि इस 3 को अपन इधर से गुणा करके देख लेते हैं 3m माइनस 3z बराबर 2x माइनस 2z, पक्षांतरण कर लेते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं तो इधर माइनस 3z है और इधर ले जाएंगे तो 2x प्लस में है और माइनस में आ गया 3m, माइनस में आ गया क्योंकि ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2z है वो इधर माइनस के इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे तो 2z। अब ये 2 और 3 है इनमें से घट जाएंगे तो यह क्या बच जाएगा माइनस जेड बराबर 2x माइनस 3m। अब आप यहां पर निकालोगे तो लास्ट में इधर माइनस का चिन्ह बचेगा तो माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा तो सूत्र वही बन जाएगा। भी यहां पर अपन निकाल रहे हैं कि 2 मान यदि इस सूत्र में एक और है कि 2 मान समान रख देते हैं तो तीसरा मान यदि बराबर आए तो इसका मतलब वो सूत्र सही है। 2 मान अपन माध्य माध्यिका का रख दो या माध्य और बहुलक का रख दो, 2 मान समान रख दो और तीसरे का उत्तर समान आ रहा है तो इसका मतलब वो सूत्र सही है। अपन यहां देखते हैं कि माइनस जेड बराबर माध्य की जगह भी 20 रख देते हैं और माध्यिका की जगह भी 20 रखते हैं तो 2 × 20 माइनस 3 × 20, तो माइनस जेड बराबर ये 40 हो गया और ये 60 हो गया तो माइनस कितने बच गए, तो ये माइनस से ये माइनस कर दे, इसका मतलब जेड बराबर 20।
बहुलक का आंसर 20 आ गया, इसका मतलब ये सूत्र सही है। यदि आप इस प्रकार पूरी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो वहां पे, तो आप डायरेक्ट भी 2 मान रख के तीसरा मान निकाल लोगे तो वो सूत्र आपका सही है। अब आप इस सूत्र को किसी भी प्रकार लिख सकते हो, इस सूत्र आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार लिखा आ सकता है। 2 बार मैंने देख लिया इस सूत्र को एग्जाम में, एक तो मैं लगा था जिस असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें इनमें से कौन सा सूत्र था मेरे को ध्यान में, लेकिन वो सूत्र इस प्रकार दिया हुआ था। और अक्सर ये जेड ये बहुलक ये नहीं लिखा, हिंदी में लिखा हुआ था माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो यहाँ तो और भी देखते हैं तो वो ये पढ़े हुए हैं तो और भी समझ में आ जाए, लेकिन वहां वो लिखे हुए थे, तो उनसे भी अपन पता कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार आप इसमें सूत्र बना सकते हैं। फिर यदि श्रेणी सम्मित है तो माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर होंगे। और यदि यहाँ पे थोड़ा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, दोनों जगह धनात्मक लिखा गया, तो यहाँ भी ध्यान रखना, धनात्मक के लिए कौन सा है, ऋणात्मक के लिए कौन सा है, पहला वाला धनात्मक, हाँ पहले वाला धनात्मक है, दूसरे वाला ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि बहुलक का आंसर सबसे कम आएगा या ज्यादा, धनात्मक में, धनात्मक में सबसे कम आएगा, तो ये है, और ऋणात्मक में सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि बहुलक से ही अपन माइनस ऊपर लगा रहे हैं तब। तो ये तो होगा ऋणात्मक और ये होगा पहले वाला धनात्मक होगा। ये आप सारणी लिख सकते हो यहाँ पे, कि पहले अपन लिख रहे थे वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, आवर्ती 2, 4, 6, 8 और 4। इसका मतलब बहुलक इसमें ये ऊपर माइनस, यहाँ 0 लगाएंगे, इधर -1, -2, -3, इधर प्लस, इसका मतलब माइनस की संख्या ज्यादा बची। तो ऋणात्मक वक्र में बहुलक सबसे ज्यादा होगा, बहुलक सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये है वो ऋणात्मक वक्र। और इसी को अपन ये लिख देते हैं वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और आवर्ती लिख देते हैं 4, 10, 8, 6, 4। तो इसमें जो बहुलक आएगा वो सबसे कम आएगा, इस वर्ग में आएगा। इसमें बहुलक था वो इस वर्ग में था। और यहाँ भी अपन विचलन ज्ञात करें तो इधर -1, ये 0, +1, +2, +3, तो यहाँ पे प्लस की संख्या ज्यादा बच रही है, इधर माइनस की संख्या ज्यादा बच रही है, तो ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक। अब देखो इसमें कम जो वर्ग है, कम संख्या का वर्ग है, उसमें बहुलक मिलेगा, इसमें ज्यादा संख्या का वर्ग है उसमें बहुलक मिलेगा। तो इसका मतलब ऋणात्मक में बहुलक ज्यादा आएगा और धनात्मक में बहुलक कम आएगा। यदि तो ये श्रेणी है ऋणात्मक है, अपने को ये ऋणात्मक है। तो आपके पास में जो पीपीटी है उसमें ये चेंज कर लेना। अब जो गणितीय माध्य है अन्य, उन पे अपन बात कर लेते हैं। भारित समांतर माध्य, भारित समांतर माध्य, भारित समांतर माध्य, सरल समांतर माध्य, 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। ये गणितीय माध्य का ही प्रकार है। जैसे अपन एडमिशन लेते हैं कई क्लास के अंदर, क्लास में एडमिशन लेते हैं, साइंस के बच्चे होते हैं, उनके ये माना जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित, मैथ है, उनमें नंबर कितने आए हैं, उनके काउंट ज्यादा होते हैं। कई जगह एडमिशन होता है उनमें उनके पर बाहर ज्यादा अंक मानते हैं, उनको डबल देते हैं, और
जो अनिवार्य सब्जेक्ट है उनमें जो अंक आए उनका भार कम देते हैं। और आजकल 10th और 12th में सबका पेपर 100 का कर दिया है, सबका पेपर है वो 100 का कर दिया है। पहले क्या होता था, हम पढ़ते थे उस समय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो 200 के होते थे, तो अनिवार्य पेपर 100 का होता था, या अनिवार्य पेपर 100 का होता था तो ऑप्शनल पेपर 150 के होते। इस प्रकार की परिस्थिति में तो जब भार अलग अलग दिया हुआ है, मान कि इस सब्जेक्ट को भार इतना देंगे, इसको इतना भार देंगे, इसको इतना भार देंगे, तब यदि अपन भारित समांतर माध्य अपन ज्ञात करते हैं, जब प्रत्येक मूल्य को भी यहां लिखा हुआ केंद्रीय प्रवृत्ति का एक गणितीय माप है, इसका मतलब भारित समांतर माध्य किस प्रकार का माप है, गणितीय मापी है। जैसे स्थिति संबंधी माप अपन पढ़ रहे थे, बहुलक, माध्यिका और विभाजक मूल्य, वैसे ही गणितीय माप में समांतर माध्य, भारित समांतर माध्य, समांतर माध्य को अपन सरल समांतर माध्य भी कह सकते हैं, फिर भारित समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, द्विघातीय माध्य, और फिर व्यापारिक में चल है, संचयी है और संग्रहित माध्य पढ़ रहे थे। तो ये गणितीय माप है। भारित समांतर माध्य का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जहां विभिन्न मूल्यों को अलग अलग सापेक्षिक महत्व दिया जाता है, हर मूल्य का अलग अलग। जैसे कई देश है, आप देखोगे कि वहां पर शहर के जो वोटर है उनको ज्यादा महत्व दिया हुआ है, उनका एक वोट 2 के बराबर होता है, एक वोट भी 2 के बराबर। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव देखो, लोकसभा है और राज्यसभा के सांसद है, उनका वोट का भार ज्यादा होता है और एमएलए के वोट का भार कम होता है। तब वहां पर जो औसत ज्ञात किया जाता है तो वो कौन सा होता है, भारित समांतर माध्य होता है। अभी अपन ज्ञात करके देखेंगे, तब वो भारित समांतर माध्य आता है। तो हर मूल्य को अलग अलग मूल्य नहीं माना जाए, अलग अलग भार दिया जाए तो भारित समांतर मूल्य ज्ञात किया जाता है। यदि समान ही है, प्रत्येक मूल्य का समान भार दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा ज्ञात किया जाता है, सरल समांतर माध्य। और तब भारित समांतर माध्य ज्ञात करो चाहे सरल समांतर माध्य ज्ञात करो, दोनों का मान क्या आएगा, समान ही आएगा। अब बात आ रही है कि यदि जब श्रेणी के छोटे मूल्यों को कम भार और बड़े मूल्यों को अधिक भार दिया जाता है, तो उस स्थिति में भारित समांतर माध्य का मान सरल समांतर माध्य की तुलना में अधिक होगा। अभी अपन ज्ञात करेंगे दोनों का। जब श्रेणी के छोटे मूल्यों को अधिक भार तथा बड़े मूल्यों को कम भार दिया जाता है, तो उस स्थिति में सरल समांतर माध्य का मान भारित समांतर माध्य की तुलना में अधिक होगा। अपन छोटा सा उदाहरण यहीं पर देख लेते हैं। जैसे कक्षा में सब्जेक्ट, या मानो कि स्टूडेंट है, या क्लास में स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल है, मानो कि उसको पेमेंट मिल रहा है 10 रुपए, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड है उसको मिल रहा है 8 रुपए, सेकंड ग्रेड है उसको 6 रुपए, थर्ड ग्रेड है उसको 4 रुपए मिल। अब यदि भार, मतलब स्कूल में एक प्रिंसिपल रखे हैं अपन, और सेकंड ग्रेड 2 रखे, थर्ड ग्रेड 3 रखे, तो इस प्रकार अपन भार, जैसे मानो कि ये प्रिंसिपल का भार एक ही व्यक्ति रखे, यहां पर 2 रखे, यहां पर 3 रखे, यहां पर 4 रखे, तब क्या होगा, ज्यादा मूल्य को भार कम दिया है और कम मूल्य को यहां पर भार ज्यादा दिया है। तो अपन बात पढ़ रहे हैं, देखो, जब श्रेणी के छोटे मूल्यों को कम भार, नहीं, यहां पे जब छोटे मूल्यों को अधिक भार और बड़े मूल्यों को कम भार दिया जाता है, तो उस स्थिति में सरल समांतर माध्य का मान भारित समांतर माध्य की तुलना में अधिक होगा। अब देखो यहां पर 8, पहले अपन सरल समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, तो इन आंकड़ों को छोड़ दो, अभी भार दिया उनको छोड़ दो, माध्य ज्ञात करते हैं, क्या होता है, 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 4 28 का माध्य ज्ञात करते हैं। चार संख्या, 4 का भाग दे देंगे तो माध्य क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 और 28, सरल समांतर माध्य क्या आ गया, 7 आ गया। अब अपनों को ज्ञात करना भारित समांतर माध्य। भारित भी इनका योग 28 था
और 28 में ये संख्या 4 थी, अपन 7 आ गया भारित अब अपने को देखो ये एक है प्रिंसिपल, इसका मतलब 10,000 ही खर्च हो रहा है स्कूल पे। फिर ये 2 है फर्स्ट ग्रेड के, तो इसका मतलब 16 रुपए खर्च हो रहे हैं। ये सेकंड ग्रेड के 3 है, इसका मतलब इनके 18 रुपए खर्च हो रहे हैं। और थर्ड ग्रेड के 4 है, इसका मतलब इनके 16 रुपए। अब इनका योग करो, कितने, 60। और ये संख्या कितनी है, 1 2 3 3 3 6 और 4 10, 6 आया। तो भारित समांतर माध्य कम है और सरल समांतर माध्य ज्यादा है। तो यही बात लिखी है, जब श्रेणी के छोटे मूल्यों को अधिक भार तब बड़े मूल्यों को कम भार दिया जाता है। तो यहां पे देखो बड़े मूल्यों को कम भार दिया है, छोटे को ज्यादा दिया है। तो उस स्थिति में सरल समांतर माध्य का मान भारित समांतर माध्य की तुलना में अधिक होगा। तो ये 7 है, 6 की तुलना में अधिक है। जो ये है भारित समांतर माध्य है वो कम है और सरल समांतर माध्य है वो अधिक है। अब दूसरा उदाहरण अपन इसको उल्टा ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। ऊपर जो उच्च मान है उसको अधिक भार दे देते हैं कि स्कूल में 4 प्रिंसिपल लगाए, 3 फर्स्ट ग्रेड लगाए, 2 सेकंड ग्रेड और 1 थर्ड ग्रेड। अब आप इनका देखो, ये तो यही है, सरल समांतर माध्य क्या आएगा, 7 ही आएगा, क्योंकि इनको 28 है और 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा। अब इनका 40, 24, 12 और 4 योग करो इनका, 80। 80 में अपन 10 का भाग दिया तो कितना आ रहा है, हाँ, इसका मतलब भारित समांतर माध्य यहां पर ज्यादा है, भारित समांतर माध्य है वो ज्यादा है। तो इसका तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो आपके सिलेबस में मान्य रहेगा भारित समांतर माध्य। क्यों, क्योंकि ये समांतर माध्य को 2 भागों में अपन विभाजित करते हैं ना, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य, तब ये वो आपके सिलेबस में ये काउंट रहेगा। तो यहां पर आपके क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारित समांतर माध्य को का कब प्रयोग किया जाता है, जब प्रत्येक मूल्य को अलग अलग भार दिया जाता है, तब भारित समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। यदि मूल्य को देखो, यदि श्रेणी के प्रत्येक मूल्य समान भार दिया जाता है, सबका एक एक ही लिखा होता, तब तो चाहिए दोनों समान ही उतराएंगे भी, इनमें अपन एक एक दे देते हैं। देखो इसका भार 1, इसका भार 1, इसका भार 1, इसका 1, तो ये योग 28 और संख्या क्या होगी 4, तो वही आंसर आएगा, दोनों ही साथ साथ आएगा, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो यदि प्रत्येक मूल्य को समान भार दिया जाए तो उस स्थिति में सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य क्या होता है, समान ही होता है। जब श्रेणी के छोटे मूल्यों को कम भार तब बड़े मूल्यों को अधिक भार। यहां पे देखो छोटे मूल्यों को, सॉरी, श्रेणी के जब छोटे मूल्यों को कम भार, छोटे मूल्यों को तो कम भार दिया और बड़े मूल्यों को भार 4 का दे दिया, यहाँ पे 1 का ही दिया, तो क्या हो रहा है, तो उस स्थिति में भारित समांतर माध्य का मान सरल समांतर माध्य की तुलना में अधिक होगा। यहाँ पे इसका मान 8 आया है और ये 7 ही है, तो ये भारित समांतर माध्य है, भारित समांतर माध्य है वो अधिक है और सरल समांतर माध्य है वो कम है। और जब श्रेणी के छोटे मूल्यों को अधिक भार, यहाँ छोटे मूल्य को 4 का भार दिया, बड़े को 1 का ही दिया है, तो बड़े मूल्यों को कम भार दिया जाता है, तो उस स्थिति में सरल समांतर माध्य भारित समांतर माध्य की तुलना में अधिक होगा। ये अब इस 6 से अधिक है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं समझ में आया तो वापस बताऊं, आ गया, ठीक है।
ये आपके मानो कि डायरेक्ट सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इनके बारे में भी ध्यान में होना चाहिए। गणितीय माध्य का ही प्रकार है गुणोत्तर माध्य, गणितीय माध्य का ही प्रकार है। तो किसी समक श्रेणी का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल होता है जितनी उस श्रेणी की इकाइयों की कुल संख्या है। इसका मतलब यदि देखो आपके दिया हुआ है कि 6, 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात, 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। किसी श्रेणीमक श्रेणी का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मूल्यों के गुणनफल, इसका मतलब इन दोनों को गुणा करना है। कितना हो गया? 16। और उसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इन दोनों का गुणा कितना हो गया? 16, और 16 का वर्गमूल क्या आ गया? 4। तो गुणोत्तर माध्य क्या हो गया? गुणोत्तर माध्य 4 हो गया। तो किसी समक श्रेणी का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल होता है जो उस श्रेणी की इकाइयों की कुल संख्या है। अब यदि मान लिया कि यहां पर संख्या 3 हो, मान लिया कि इसमें संख्या 3 हो और उन 3 का है तो उन 3 का वर्गमूल, जैसे संख्या है 2, 2, 2, 5 और 10, 2, 5 और 10, या मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, अपन संख्या दे देते हैं यहां पर 2505। ऐसी कोई भी संख्या अपन दे देते हैं जिनमें जैसे हाँ 2, 8 और 4, 2, 8 और 4 ये संख्या आप दी हुई है। तो इन 3 संख्या का जैसे 2 इंटू 8 इंटू 4, तो 16, 16 इंटू 4 64, 64 का आंसर क्या आएगा? 8 नहीं आएगा, 4 आएगा। क्यों? अब मैं 4 क्यों लिख रहा हूं कि ये श्रेणी की 3 संख्या है। ये जैसे पहले तो मैं लिख रहा था कि 8 इंटू 2 थे, 16 हो रहे थे, 16 का वर्गमूल 4 हो गए, क्योंकि यहां पर श्रेणी में 2 ही संख्या थे। यहां पर श्रेणी में जितनी संख्या है उतना ही मूल उसका ज्ञात करना। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने हो गए? 64 हो गए। इसका मतलब इसका गुणोत्तर माध्य क्या आएगा? 4 आएगा। तो श्रेणी में जितनी संख्या है उसी हिसाब से देखो लिखा, जितनी उस श्रेणी में इकाइयां हैं कि कुल संख्या है। मूल किस प्रकार ज्ञात करना है? जैसे ये 4 होते तो उनका 4 का उसी प्रकार मान आना चाहिए। तो आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ इससे संबंधित पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत दे भी सकते हैं। नेट के पेपर में भी इतना ही देते हैं जितना मैंने आपको लिखा है, उससे आगे नेट के पेपर में भी यदि आगे आपको और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में बताएंगे तो उससे आगे भी थोड़ा बहुत बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है, वो पूछा दिया हुआ एग्जाम में कि समक श्रेणी के गुणोत्तर माध्य या उसके सभी मूल्यों के गुणनफल के मूल को किस नाम से जानते हैं? तो गुणोत्तर माध्य के। दूसरी, केंद्रीय परिवर्ती का एक गणितीय माप तो है ही है। गणितीय माप में सरल समांतर माध्य, भारित समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, गुणात्मक माध्य और संग्रहित माध्य, ये इसमें आते हैं। फिर यहां पर ये क्वेश्चन बार बार देते हैं, ये 2 क्वेश्चन है, ये बार बार दिए हुए एग्जाम। इसका प्रयोग अनुपात
प्रतिशत वृद्धि की दरों का औसत ज्ञात करने के लिए गुणोत्तर माध्य का अधिक उपयोग किया जाता है। फिर अपन जो चक्रवर्ती वाले ब्याज वाले जो सूत्र ज्ञात करते हैं प्रतिशत वृद्धि में, वो क्योंकि अपन यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, छोटी संख्या है तब तो अपन इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं इन सूत्र से, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए सूत्र अलग होते हैं। वो सूत्र लगभग चक्रवर्ती ब्याज वाले में, प्रतिशत वृद्धि दर वालों में, उनमें काम आते हैं, वो अपने गुणोत्तर माध्य में काम आता है। तो अनुपातों और प्रतिशत वृद्धि की दरों का औसत ज्ञात करने के लिए गुणोत्तर माध्य अधिक उपयोगी है। या जनसंख्या वृद्धि, चक्रवर्ती ब्याज या सूचकांकों के निर्माण में किस माध्य का प्रयोग होता है? गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य के समान श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। सभी मूल्यों का महत्व है, इसमें सभी महत्व का महत्व नहीं होता है, तो माध्यिका और बहुलक में गुणोत्तर माध्य चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होता है। देखो एक संख्या बड़ी है, एक संख्या बड़ी है तो भी ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं हुआ है, तो गुणोत्तर माध्य चरम मूल्यों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, न्यूनतम प्रभावित होता है लेकिन न्यूनतम होता है। भी माध्यिका और बहुलक तो बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होते। समांतर माध्य बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और गुणोत्तर माध्य ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित तो होता है लेकिन न्यूनतम होता है। फिर गुणोत्तर माध्य के आधार पर बीजीय विवेचना, बीज गणितीय विवेचना की जा सकती है। बीज गणितीय विवेचना कैसे? जैसे आपके पास में 4 आया, गुणोत्तर माध्य 4 आया, तो 4 को 4 से स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। यहां पर भी गुणोत्तर माध्य 4 आया, लेकिन 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की घात 3 हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर भी बीज गणितीय विवेचना इसमें संभव है। गुणोत्तर माध्य प्रतिचयन, सैंपलिंग के ऊंचाइयों से न्यूनतम प्रभावित होता है। जो कोई भी गणितीय माध्य है वो व्यक्तिगत पक्षपातों से प्रभावित नहीं होता है। अपन सैंपलिंग लेने हैं कि यहां से 20 लड़के बैठे हैं और 20 में से मेरे को दिया जाए कि इनमें से आपको फर्स्ट ग्रेड बनाना है या सिलेक्ट करके लेना है, मेरी व्यक्तिगत इच्छा में, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भाई भतीजेवाद से प्रभावित हो सकता हूं। लेकिन गणितीय विधि में दे पेपर, आपका पेपर लेना है, पेपर में जिसके ज्यादा आए उसको लेना है, तब क्या है? तो सैंपलिंग से यह प्रभावित नहीं होगा। सैंपलिंग गणितीय विधियों से आएगी तो उसमें व्यक्तिगत पक्षपात नहीं रहेंगे। गुणोत्तर माध्य हमेशा धनात्मक ही होता है। ऋणात्मक होगा तब क्या होगा? देखो यदि गुणोत्तर माध्य ऋणात्मक होता तो अवास्तविक काल्पनिक स्थिति को दर्शाता है। एक माइनस है और एक प्लस है, तो फिर उसका अपन औसत क्या ज्ञात करेंगे? भी औसत ज्ञात नहीं हो सकता। फिर देखो यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये नेट के पेपर में श्रेणी, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम। यदि किसी समग्र श्रेणी का कोई एक पद शून्य है तो उस श्रेणी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? शून्य ही होगा। देखो जैसे अपन 2 और 8 का निकाल रहे थे, 2 और 8 का निकाल रहे थे, कितना आया? 4 आया। अब इसमें एक संख्या और जोड़ दी, शून्य, एक संख्या और जोड़ दी, शून्य। अब शून्य, 2 और 8 का अपने को गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है तो क्या आएगा? शून्य। शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पर मान क्या होता है? शून्य ही आता है, तो इसका मान ही शून्य आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नेट के पेपर में आपको कहीं मिल जाएगा कि यदि किसी समग्र श्रेणी का कोई एक पद शून्य है तो उस श्रेणी का गुणोत्तर मान क्या होगा? शून्य होगा। फिर हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य क्या? किसी समग्र श्रेणी में दिए हुए मूल्यों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य व्युत्क्रम उस श्रेणी का हरात्मक माध्य कहलाता है। जैसे आपको दो और 4 का हरात्मक माध्य ज्ञात करना है।
तो पहले लिखा हुआ है कि जो मूल्य दिए हुए हैं उनको क्या करना है, व्युत्क्रम कर देना, उल्टा कर देना है। व्युत्क्रम कर दिया, और संख्या कितनी है, 2 है, तो उस 2 में इनका भाग देना है। ये बात इस लाइन में, किसी समंग श्रेणी में दिए हुए मूल्यों के व्युत्क्रम के समांतर माध्य का व्युत्क्रम, दोनों का व्युत्क्रम करके फिर 2 का भाग नहीं दे रहे, 2 में उनका भाग दे रहे। तो अब देखो इनका क्या आ रहा है, जैसे अपन इसका लेते हैं तो 4 में 2 का भाग 2 बार, तो 2 इंटू 1 2, प्लस 4 का भाग 1 में, 4 में 1 बार 1, तो 3/4, 3/4, तो यहाँ पे 2, 4 तो अपन ये लिख सकते हैं 2 इंटू 4/3, मतलब 8 में 3 का भाग देंगे तो 2.66 आंसर आ जाएगा। इसका गुणोत्तर माध्य है 2.6। तो ये बात क्या है, इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि गुणोत्तर माध्य क्या है, दिए हुए मूल्यों के व्युत्क्रम के समांतर माध्य का व्युत्क्रम उस श्रेणी का गुणोत्तर माध्य कहलाता है, सॉरी हरात्मक माध्य कहलाता है, हरात्मक माध्य कहलाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है, हरात्मक माध्य का उपयोग औसत समय, दूरी, चाल, गति आदि मापने में होता है। जैसे कि आपका सेंटर है, यहां से अजमेर है, मान लिया कि 120 किलोमीटर दूरी है, आप जाते समय गाड़ी को स्पीड से चलाए, 2 घंटे में पहुंच गए, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए। आते समय आराम से आए क्योंकि दबाव नहीं था, तो मानो कि 3 घंटे में पहुंचे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आई, तो उनका औसत क्या हो गया, 50 हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। लेकिन वो नहीं होता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से आप, मैंने जाते समय आपके 2 घंटे, 120 किलोमीटर यहां से 2 घंटे लगे, आते समय आपके 3 घंटे लगे। आते समय आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए हो, तो 3 घंटे लगे। तो अब औसत क्या आया, 50, आपके सामान्य रूप से 50। लेकिन 50 5 घंटे चलते हो तो कितनी दूरी हो जाती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 5 घंटे चलते हो 250। लेकिन आपके पास में तो 120 किलोमीटर गए और 120 किलोमीटर आए हो, तो 240 हुआ। इसका मतलब आपका औसत सही नहीं है। इसी स्थिति में हम कौन सा ज्ञात करेंगे, हरात्मक माध्य से ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आप जाते समय प्रति घंटा 60 किलोमीटर की स्पीड से चले, आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले, और दूरियां 2 थी, 2 मान थे आने होता, तो इनमें 120 ले लेते हैं, इनका योग लेते हैं तो 120 में 60 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 2 इंटू 1 2, और 40 का भाग 3 बार, 2 और 3 5, 5/120, तो 2 इंटू 120/5, 2 + 3। अब आप इसमें भाग दे लो, तो 240 में 5 का भाग दो, कितना आ रहा है देखिए, 240 में 5 का अपन भाग देते हैं, 5 चौक 20, 8 48। अब आपका सही औसत आया, अब आपका सही औसत आया है। भी अपन सामान्य रूप से ये कहा जाए, यदि आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आप कुचामन से अजमेर गए, जाते समय ए से बी स्थान के बीच की दूरी 120 किलोमीटर थी, आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले, और आते समय 120 किलोमीटर की दूरी को आपने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए, तो आपकी गाड़ी की औसत गति क्या थी, वहां पे 50 नहीं करना है, वहां पे औसत गति क्या आएगी, 48 आएगी। इस प्रकार ज्ञात करना है, क्योंकि डायरेक्ट अपन 50 के अपना तो सही है आंसर, 50 तो आपका सही मान रहे थे, लेकिन वो आंसर क्या होगा,
गलत होगा। तो इस प्रकार के देखो इसमें लिखा हुआ है कि हरात्मक माध्य का उपयोग औसत, औसत समय, औसत दूरी, औसत चाल, औसत गति आदि को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? हरात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है। यहां से थोड़ा सा पहले पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने देखे हैं पेपर में। फर्स्ट पेपर वाले आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं और वो सामान्य रूप से वो गलत और करके आते हैं, भी गलत और करके आते हैं कि वो छोड़ने वाला उतना नुकसानदायक नहीं होता है, गलत करने वाला और नुकसानदायक होता है। क्यों इस प्रकार के क्वेश्चन वो ललचाने वाले क्वेश्चन आएंगे। अपना तो बिल्कुल इजी है ना, भी औसत अपन तो आराम से कि 50 और 40 के बीच, 40 और 60 के बीच में 50 ही है, 50 ही आएगा। लेकिन 50 आंसर नहीं था, क्यों 50 से वहां पर कैलकुलेशन कर रहे थे, कहां बीजगणितीय आकलन कहां आ रहा था, 250 हो रहा था। 250 तो अपनी दूरी तय नहीं की। तो हरात्मक माध्य का उपयोग औसत समय दूरी, औसत समय आए, औसत दूरी आए, औसत चाल आए या औसत गति आए आदि को मापने में किस माध्य का प्रयोग किया जाता है? तो हरात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है। हरात्मक माध्य में बड़े मूल्यों को बहुत कम और छोटे मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। भी 60 था और इधर 40 था, किसकी ओर आकर्षित हुआ है? 48, मतलब 50 से ऊपर नहीं गया है, 50 से ऊपर नहीं गया है, 50 से डाउन आया। इसका मतलब किस ओर आकर्षित हुआ है? छोटे मूल्य की ओर आकर्षित हुआ है। छोटे मूल्य की ओर आकर्षित हुआ है तो छोटे मूल्यों को महत्व दिया जाता है। हरात्मक माध्य में बीजीय विवेचना संभव है। अब 48 आ गया, अब वापस आप ज्ञात कर सकते हो। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो 5 घंटे में कितनी दूरी? 240। तो बीजगणितीय विवेचन संभव हो गई। आप जहां पर मूल्यों में परस्पर विषमता अधिक होती है वहां पर हरात्मक माध्य का उपयोग होता है। अंतर ज्यादा हो उस प्रकार की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक भी है, उसको सही भी कर लेना। यदि समग्र श्रेणी के सभी पद मूल्य एक ही मूल्य के हो तो तीनों क्या होगा? बराबर होगा। जैसे ये संख्या है 4 और 4, इनका आपको समांतर माध्य भी ज्ञात करना है, गुणोत्तर माध्य भी ज्ञात करना है, हरात्मक माध्य भी ज्ञात। तो तीनों का क्या आएगा? बराबर आएगा। जैसे अपन बात करें कि इसका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो दोनों को जोड़ के 8/2 बराबर 4 आ गया। ये दो संख्या है, 4 + 4 8 और 2 का भाग दिया तो क्या आ गया? तो समांतर माध्य इसमें क्या आ गया? 4 आ गया। अब अपन बात करें गुणोत्तर माध्य का। ये दो संख्या अपने थी 4 × 4 और वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 4, इसका मतलब गुणोत्तर माध्य भी अपने पास में 4 आ गया। अब हरात्मक माध्य भी 2 1/4 + 1/4 2/4 तो 2 × 4/2 तो 2 × 4 8, 8 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया? हरात्मक माध्य भी अपने पास में क्या आ गया? यदि संख्याएं समान है, यदि समग्र श्रेणी के सभी पद मूल्य एक ही मूल्य के हो तो एक ही मूल्य की 4 4 लिखे। तो इसका चाहे गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर लेना, चाहे हरात्मक माध्य ज्ञात कर लेना, चाहे समांतर माध्य ज्ञात कर लेना, तीनों का आंसर क्या आएगा? समान ही आएगा। अब क्या है, गणितीय माध्य में सबसे बड़ा होता है समांतर माध्य, उससे कम गुणोत्तर माध्य और सबसे कम हरात्मक माध्य। जैसे अपन 8 और 2 है, 8 और 2 संख्या है, इसका गुणोत्तर माध्य भी ज्ञात करना है, हरात्मक माध्य भी ज्ञात करना है और समांतर माध्य भी। समांतर माध्य इन दोनों को जोड़ लिया तो 8 + 2/2 10/2 बराबर 5। अपने पास में समांतर माध्य 5 आ गए। फिर गुणोत्तर माध्य के लिए 8 × 2 4 आ गया। गुणोत्तर माध्य अपने पास में क्या आ गया? 4। हरात्मक माध्य 1/8 +
1/2 ही, तो 8, 1 + 4, 1 + 4, तो 5/8, तो मतलब 2 × 8/5। 16 में 5 का भाग दो, देखिए 3.2, 3.2, तो हरात्मक माध्य क्या आ गया 3.2। तो समीकरण लागू है, सबसे कम हरात्मक माध्य, फिर गुणोत्तर माध्य सबसे ज्यादा ये समांतर माध्य। तो गणितीय माध्य में सबसे बड़ा समांतर माध्य, उससे कम गुणोत्तर माध्य, सबसे कम हरात्मक माध्य होता है। अब यहां पर ये थोड़ा सा यहां पे हरात्मक माध्य, ये ध्यान, किन्हीं दो मूल्यों का गुणोत्तर माध्य उसके समांतर माध्य तथा हरात्मक माध्य के गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। जैसे अभी अपन ने उदाहरण लिया है 2 और 8, 2 और 8, इनका अपन गुणोत्तर समांतर माध्य ज्ञात किया था, तो कितना आया था 5। वापस याद कर लेते हैं, 2 + 8/2 मतलब 5। हरात्मक माध्य 2 × 8 तो 4, 4, फिर 2 से ही 1/8 + 1/2, इस प्रकार याद कर रहे थे, तो अपने पास में कितना आया था 3.1, 3.2, सॉरी 3.2 आया था। तो हरात्मक माध्य अपने पास में आया 3.2। अब बात क्या हो रही है कि गुणात्मक माध्य को यहां पे देखो कि स्क्वायर कर दिया। गुणोत्तक माध्य क्या था अपने पास में, इनमें 4 आए, गुणात्मक माध्य क्या है 4 आया है, तो 4 को स्क्वायर कर दिया मतलब 16, 4 को स्क्वायर कर दिया मतलब 16 है। अब 16 के बराबर क्या आएगा, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो 16 आना चाहिए दोनों को। तो आप 5 और 3.2 को गुणा करो, देखिए 16 आ रहा है। 5 और भी 5 इंटू यहाँ पे 3.2 है, इसको आप वापस गुणा करो, देखो सूत्र में लिखा हुआ है गुणोत्तर माध्य को तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर लगाया हुआ है, और समांतर माध्य और हरात्मक माध्य को आपस में गुणा करो तो मान क्या आएगा बराबर आएगा। तो यहां पे देखो 16 = 16। इस सूत्र को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य दोनों को गुणा किया तो 16, और 16 का वर्गमूल निकाला तो क्या आ गया 4। तो वापस यहां पे देखना, थोड़ा सा कहीं समझने में चूक नहीं हो जाए। यहां पे मैं जैसे 2 और 8 का अपन ज्ञात करें, पहले तीनों ही वापस देख लो समान। 2 + 8/2 = 5, मतलब समांतर माध्य अपने पास में 5 आया। फिर इसका अपन गुणोत्तर माध्य ज्ञात करते हैं 2 × 8, तो इसका आंसर अपने पास में 4 आ रहा है। गुणोत्तर माध्य अपने पास में 4, और हरात्मक माध्य में 1/8 + 1/2, तो 8, 1, 4, 5/8, मतलब 2 × 8/5, तो 3.2। हरात्मक माध्य अपने पास में आया 3.5। अब यहां पर कह रहे हैं कि गुणोत्तर माध्य को स्क्वायर कर ले, तो 4 को स्क्वायर कर लिया तो 16 आ गया, तो 16 ही मान इन दोनों को गुणा करने पर आना चाहिए। तो 5 × 3.5, सॉरी 3.2 = 16।
तो ये भी मान 16 आ गया। और यहां पर ये कह रहा है कि इन दोनों को गुणा कर लो। गुणात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य अपने पास में, हरात्मक माध्य अपने पास में ये है और समांतर माध्य ये है। इन दोनों को गुणा कर लो, हरात्मक माध्य और समांतर माध्य। 5 और 3.5 को गुणा करोगे तो 16 आ गया। और 16 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ गया? 4। तो अपने गुणोत्तर माध्य भी क्या है? 4 ही है। तो ये समीकरण भी देके पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है पहले, लेकिन मेरे हिसाब से आपके फर्स्ट ग्रेड में चांस कम रहेंगे क्योंकि डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं दी हुई। फर्स्ट पेपर में तो मैंने देखा नहीं, हो सकता आ सकता है फर्स्ट पेपर में तो आ जाए, है क्या पूरा? हाँ दे रखी है तब वहां आ सकता है, वहां आ सकता है ये समीकरण। ये देखना 10th में तो अपने तो भी ज्योग्राफी में तो थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी सांख्यिकी, और आपके मैथ थी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैथ वाले भी कई बार चूकते हैं सांख्यिकी में। तो सांख्यिकी तो बहुत दिक्कत वाला, सभी के लिए दिक्कत वाली रहती है, समझ में आ जाए उसके फिर बाद में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पे नई गणित आ रही है वो भी समझ लेता है सांख्यिकी, भी ज्यादा डीपली कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो जिनकी गणित कमजोर है वो कई ये होते हैं कि पहला पेपर में गणित वाले 5 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। मैं उनको ये बोल रहा हूँ सांख्यिकी में तो ऐसा कोई ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, वहां तो देख के कर क्या जाओ, छोड़ना तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये इजी वाले क्वेश्चन तो आपको देख ही लेने चाहिए। अब द्विघातीय माध्य, किसी समग्र श्रेणी के विभिन्न मूल्यों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का द्विघातीय माध्य कहलाता है। व्यवहार में द्विघातीय माध्य का उपयोग तब किया जाता है जब श्रेणी के कुछ मूल्य धनात्मक होते हैं, कुछ ऋणात्मक होते हैं। इसमें क्या है कि जैसे एक संख्या 4 दी हुई है और एक संख्या 6 दी, तो क्या दिया गया? किसी समग्र श्रेणी के विभिन्न मूल्यों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल क्या कहलाएगा? तो पहले तो क्या है? 4 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही है मूल्यों के वर्गों। तो वर्ग कर दिया अपन ने। किस समांतर माध्य? समांतर माध्य मतलब दो ही संख्या है, दो ही संख्या है और वर्गमूल ये क्या कहलाएगा? द्विघातीय माध्य कहलाएगा। ये द्विघातीय माध्य है। किसी भी समग्र श्रेणी के विभिन्न मूल्यों के वर्ग, पहले अपने वर्ग कर दिया, फिर उनको जोड़ के उनका समांतर माध्य ज्ञात कर लिया, दो संख्या थी, और फिर उसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया, तो वो क्या कहलाता है? द्विघातीय माध्य कहलाता है। ये भी गणितीय माध्य का ही प्रकार है। और जब व्यवहार में कब ज्यादा प्रयोग लिया जाएगा? जब कोई संख्या माइनस में भी दी हुई है और प्लस में भी। जैसे यहाँ पे ये 4 माइनस में दिया होता है, ये प्लस में दिया होता है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस। अब स्क्वायर होगी, माइनस और माइनस गुणा होगी तो क्या होगा? प्लस में परिवर्तित हो जाएगी ना। इसलिए वहां पर यह प्रयोग होता है जहां पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मूल्य दिए हुए होते हैं। अब है व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य में अपन 3 प्रकार के माध्य पढ़ते हैं। भी व्यापारिक अध्ययन के लिए अपन जो बहुलक भी पढ़ते हैं, लेकिन व्यापारिक अध्ययन के लिए व्यापारिक माध्य भी पढ़ते हैं। जिसे व्यापारिक पूर्व अनुमान, कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान लगा रहे हैं, उनके लिए बहुलक का भी प्रयोग किया जाता है कि कौन सा माल आप ज्यादा रखोगे, किस नंबर का। तो उसी प्रकार कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी दुकान है, उसका किस साल कितना लाभ हुआ, पहली साल कितना हुआ, दूसरी साल कितना हुआ, तीनों का औसत कितना हुआ, लगातार इतनी साल चलने के बाद में उसका
कितना हुआ। तो वो ज्ञात करने के लिए इन माध्यों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें पढ़े कि गतिमान या चल माध्य। चल माध्य किसी काल श्रेणी के मूल्यों की दीर्घकालीन प्रवृत्ति का पता करता है कि पहले इन 3 साल का कितना हुआ, दूसरे 3 साल का कितना हुआ। पहले साल का ये है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का कितना हुआ, ठीक है, इनका ज्ञात कर लिया। फिर आगे वाले 3 साल का ज्ञात कर लिया, बी प्लस सी प्लस डी। फिर आगे वाले का सी प्लस डी प्लस ई। तो हर आगे वाले 3 कि पहले वाले 3 साल में ये लाभ था, अगले वाले 3 साल में ये लाभ है, और उससे अगले वाले 3 साल में ये लाभ रहा। तो इस प्रकार काल श्रेणी में किसी भी फैक्ट्री का लाभ ज्ञात करने के लिए या उसकी वृद्धि दर ज्ञात, जो भी किस प्रकार की स्थिति रही है उसकी, तो उनका ज्ञात करने के लिए ये कौन सा माध्य ज्ञात किया जाता है, चल माध्य। पहले साल का मानो लाभ ये था, दूसरी का ये था, तीसरी का ये था, तो इन 3 का औसत आ जाएगा। फिर आगे वाले दूसरी तीसरी और चौथी साल का औसत इसमें आ जाएगा, तीसरी चौथी और पांचवी का यहां आ जाएगा। तो ये इससे अनुमान लगा सकते हैं कि फैक्ट्री ने किस प्रकार ग्रोथ की, पहले 3 साल में क्या स्थिति थी, उससे आगे वाले 3 साल में क्या स्थिति थी, उससे आगे वाले 3 साल में उसकी क्या ग्रोथ थी। तो वो पता करने के लिए क्या कौन सा माध्य, चल माध्य का प्रयोग किया जाता है। ये व्यापारिक उद्देश्य में आता है। फिर संचयी माध्य या प्रगामी माध्य, इसमें तो क्या है 3 अलग। तो अब जैसे संचयी माध्य में पहली साल का औसत लाभ आ गया कि ये है, दूसरे में ए प्लस बी का आ गया, तीसरे में ए प्लस बी प्लस सी, चौथी साल में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस प्रकार अपन इनका ज्ञात करते रहेंगे। भी संचय में काल श्रेणी में संचय मूल्यों का समांतर माध्य को प्रगामी या संचय माध्य कहते हैं। भी काल जो संचय मूल्य आगे से आगे जोड़ते जाएंगे और उनका औसत क्या कहलाएगा, संचय माध्य कहलाएगा। फिर गणित गतिमान या चल माध्य, दिए हुए समांतर माध्यों का समांतर माध्य। भी इसमें जो ज्ञात करने का तरीका है, दिए हुए जो समांतर माध्य है उनका, जैसे अपन बात कर रहे थे कि आप एक कॉलेज में पहले नियम लागू होता था गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में ये होता था कि आपके 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों को मिलाकर क्या होता है 55% आने चाहिए थे। तो उसमें क्या है कि अपने जैसे आपके 10th में 60% आए, ये 60% क्या है समांतर माध्य, ये औसत ही है। भी आपके इसका मतलब है कि हर सब्जेक्ट में 60-60 आए हैं, 100 में से 60-60 आए हैं, औसत ज्ञात कर लिया ना 5 सब्जेक्ट का। मानो 5 सब्जेक्ट का पेपर था 500 का, और 500 में से आपके कितने आए, उनमें आपको 5 का भाग दिया तो 5 का औसत आ गया, ठीक है। तो वो औसत है। अब मानो कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में तो ये था कि 10th के कितने में से आए, 500 में से आए, 12th में 600 में से आए, और ग्रेजुएशन में 1800 में से आए, उनको जोड़ के फिर निकालना था। लेकिन यहां अपन डायरेक्ट निकाल दे कि आपके 10th के जितने भी मार्क्स दिए हुए उनका औसत निकाल लिया 60, 12th का निकाल लिया मान लिया 70, और ग्रेजुएशन का निकाल लिया 80, और तीनों का औसत वापस निकाल लिया। तो ये क्या हो जाएगा गतिमान या चल माध्य। समांतर माध्यों का समांतर माध्य, सॉरी ये संग्रहित माध्य, ये लिखने में संचयी वाला तो पहले बता दिया था। देखो एक यहां देखो अपन बात कर रहे थे पहले, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं। यहां गतिमान या चल माध्य, पहला यही है व्यापारिक।
ये वापस टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। यहां क्या आएगा, संग्रहित माध्य। भी गतिमान माध्य तो पहले 3 साल का औसत निकालते हैं, फिर अगली 3 साल का निकालते हैं, फिर अगली 3 साल का निकालते हैं। ठीक है, संचयी या परगामी माध्य के अंदर निकालते हैं, जैसे पहले साल का औसत निकाल लिया, दूसरी में 2 का निकाल लिया, तीसरी में a प्लस बी प्लस सी, फिर चौथी में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस प्रकार आगे से आगे संचयी आवर्ती में जोड़ते जाते हैं, उस प्रकार जो औसत ज्ञात करते हैं उसको संचयी या परगामी माध्य कहते हैं। संग्रहित माध्य कब कहते हैं कि जैसे 1 साल का औसत लाभ ज्ञात कर लिया कि हर माह का, इस साल का हर माह का लाभ ये था, अगले साल का हर माह का लाभ ये है, उससे अगले का ये है, औसत ज्ञात कर लिया, और फिर उनमें 3 साल के अलग अलग है, उसमें फिर 3 का भाग दे दिया। इसका मतलब समांतर माध्य का माध्य क्या कहलाएगा, संग्रहित माध्य कहलाएगा। तो ये अपने यहां तक है वो माध्य के प्रकार थे कि माध्य कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं। तो जैसे अपन फर्स्ट में देख रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और उनमें देख रहे थे कि गणितीय माध्य समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य है, वर्गकरणी या द्विघाती माध्य। एक और जोड़ो तो और कौन सा है, संग्रहित, तो इसमें आ गया व्यापारिक। इसमें भारित समांतर माध्य, भारित समांतर माध्य नाम नहीं लिखा तो वो आप जोड़ सकते हो किस गणितीय माध्य में। गणितीय माध्य के प्रकार में समांतर को माध्य को सरल समांतर लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, सरल समांतर लिख सकते हो। सरल समांतर और भारित समांतर दो अलग अलग ले सकते हो। फिर गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य या द्विघाती माध्य, ये गणितीय माध्य है। स्थिति संबंधी माध्य में माध्यिका, बहुलक और विभाजक मूल्य, माध्यिका को भी विभाजक मूल्य कहते हैं। माध्यिका तो श्रेणी को कितने 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। लेकिन आप श्रेणी को 4 भागों में बांट सकते हो, श्रेणी को 10 भागों में भी बांट सकते हो, श्रेणी को अलग अलग 100 भागों में भी बांट सकते हो, 50 भागों में भी बांट सकते हो। तो वो विभाजक मूल्य भी क्या है, स्थिति संबंधी माध्य में ही आता है। और फिर व्यापारिक माध्य में चल माध्य, परगामी माध्य, संग्रहित माध्य, ये आते हैं व्यापारिक माध्य के अंदर, और अपन ने इनके बारे में अलग अलग देख लिया है।